Good morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 8th. ये वीडियो आपकी बुक भारत की खोज का है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे युगों का दौर, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाईं। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जा तथा दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। ये सब देखिए वहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया की जगह है, जहाँ वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ है उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। विशुद्ध भारतीय का अर्थ है कि पूरी तरह से भारतीय, लेकिन वो थे नहीं, उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थीं और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, जावा और बाली के मशहूर नृत्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारत से। भारत के छोटे से टापू ने भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही की गई है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप में प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदूर की इमारतों और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदूर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं। अंगकोरवट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरें और नहरें, ये देखिए वहाँ का वर्णन किया गया है कि कैसे बने हुए हैं, जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर में खुदा है। यह एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसके विकास ख्मेर प्रतिमा में किया या कि दोनों के परस्पर मेल से ये अजूबा पैदा हुआ। देखिए, भारत और ख्मेर प्रतिमा ने कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय नाम है, यानी वहाँ के जो राजा का नाम भी बिल्कुल भारतीय नाम था। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो जिनसे भारतीय मानव शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, वह पारदृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप से की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं। यह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज़ है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य के केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे।
भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादम्य मतलब उनके संग मेल स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति की कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है। भारत की किसमें है? मूर्ति कला में, और चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है, और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियाँ और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बौद्धिज्म की एक विशाल शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। इसका निर्माण ईसवी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, और कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गईं और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। भित्ति चित्र मतलब उनके दीवारों पर। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। कब की? 6वीं शताब्दी ईस्वी की। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किसी असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वे बहुत खतरनाक हैं। वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकी, बैठी और खड़ी, श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बौद्धिज्म को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कला कैसे की होगी, या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में। हैवेल का कहना है कि इस छत विछत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है, और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ये कोई बहुत बड़ी मूर्ति होगी, उसका यह मूर्त रूप है जो बता रहे हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। F3 ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल में के विराट युग का आह्वान करती है। जावा में बोरीबुदूर से बौद्धिज्म का एक सिर कोपेनहेगन के गिलपटोटे ले जाया गया। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बौद्धिज्म की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निर्भर नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। भारत का विदेशी व्यापार देखिए, ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो बहुत प्रभुत्व था। प्रभुत्व मतलब उनके ऊपर
उनका असर था। उधर यह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भारत में इस बहुत प्राचीन काल से कपड़ों का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी वहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन यह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ से ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। देखिए, नील का रंग, इसे इंडिगो इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती है, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। भारतीयों को और अधिक बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और इसका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसा व भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था। गर्चे के ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी है। खगोल शास्त्र, जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था। फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया जाता था, जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे, उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक कई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका। भारतीय प्राचीन में गणित शास्त्र, ये माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौकटे को इस्तेमाल करने की फुहड़ पद्धति रोमन इसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल के बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था। ये सब आप लोगों को पता है पहले भी। और अंकों के व्यवहार तक पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और बीज गणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीज गणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंकगणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा के कपाट खुल गए। अब देखिए, जो दशमलव या शून्य का हुआ तो उससे अंक गणित और बीज गणित का जो था विकास और ज़्यादा होने लगा। बीज गणित पर सबसे अधिक ग्रंथ ज्योतिर्वेद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर, जो उनका 522 ईस्वी का, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628।
देखिए सबसे पहले किसका है, आर्यभट्ट, फिर भास्कर और फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उसकी पुस्तक का नाम है लीलावती। भास्कर द्वितीय की है, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, जो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल-मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहां एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। अरबी जगत से एक नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय क्षेत्र देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन के कई 100 वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ। अब आइए विकास और ह्रास, मतलब विकास और नुकसान। ह्रास होता है पतन होना। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सब में बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में इस प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम से गोरे हूड़ों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे भारत में अपने को राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को बाहर निकाल फेंकता। जो हूण आ गए थे, देखिए गुप्त सम्राट जो अंतिम थे वो यशोवर्मन के साथ मिलकर उन्होंने हूणों को बाहर निकाल दिया था। एक लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्श से एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, जो इस समय उज्जैन है, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, यानी फिर से उनमें एक बार क्रांति आती है। इसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति है जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशकार था जो नया भोज आया था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव में से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा कि उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गरचे उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था जो आज भी है। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। पहले कश्मीर में भी बौद्ध और ब्राह्मण थे और वहाँ पे संस्कृत का केंद्र बहुत बड़ा रहा है। भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध नालंदा, ही आप लोगों को भी पता है, नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे। मतलब नालंदा इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार इसके अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैद्यक का मतलब आयुर्वेद, वैद्यों का भी विद्यालय था। कृषि विभाग भी था। डेयरी फार्म यानी दूध से रिलेटेड था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने ही किया है। इसके अलावा बिहार के आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। ये सब बेटा लर्न कर लीजिएगा। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय का। ज्यों ज्यों सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, ये सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला है, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हैं। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग शक्ति के भ्रष्ट रूप। साहित्य में भभूति 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित का आखिरी नाम भास्कर द्वितीय, आपको पहले भी बता चुके, 12वीं शताब्दी का है। कला में इसी में हेवेल के अनुसार 7वीं 8वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। हेवेल के अनुसार 7वीं 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा
ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे, जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता अभी तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू होता है, मतलब जब उसका डाउनफॉल शुरू होता है तभी वो चीज छिनती है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत के इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। यानी वो कह रहे हैं इंटरनल प्रॉब्लम हो, मतलब अंदर से कुछ डाउनफॉल हो रहा हो, या कोई बाहरी जो लोग आए वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंत स्तर रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताजा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा, कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत ने हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों के विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने से के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत ना उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद ये भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौकटों में बट गया। जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया, देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार की नीची नजर से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया। उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना पड़ता था। वही देखिए वर्ण व्यवस्था। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट कर दिया, लेकिन ये बात बेहतर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए। मतलब जैसे नहीं कहते कि ये पुश्तैनी चला रहा, तो वो चीज़ एक सबके बीच में बट गई और एक नए ढंग से कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। मतलब उसी लीक पर चलते रहेंगे जो चीज़ चली आ रही है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका।
लेकिन ये प्रकृति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। Now this chapter is completed. Have a good day.